वेलकम दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल फायर मेस। हम कल पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। और हमने बात की थी अंकों के बारे में। ठीक है, अंक जो होते हैं वो कितने होते हैं? 9 होते हैं। 0 हमारी क्या होता है? मदद करने के लिए होता है। सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या जिसमें इकाई के स्थान पे यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या यदि इकाई के स्थान पे 1, 3, 5, 7, 9 हो तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो किसी भी पहाड़े में नहीं आती है, या तो स्वयं के पहाड़े में आती है या एक के पहाड़े में आती है। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? तो 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। इसके बाद हमने देखा था उत्तरवर्ती संख्या, जिसमें एक बाद की संख्या प्लस 1 किया जाता है, और पूर्ववर्ती संख्या जिसमें 1 को घटाया जाता है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे भारतीय अंकन पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति, कुछ विभाज्यता के नियम, अंकित मान और स्थानीय मान। आज हम संख्याओं को पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, संख्याओं को पढ़ना सीखेंगे। हम पढ़ेंगे भारतीय अंकन पद्धति में इकाई, हजार, लाख, करोड़। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में हम पढ़ेंगे इकाई, हजार, मिलियन, बिलियन। ठीक, इसके अलावा कुछ विभाज्यता के नियम देखेंगे हम। ठीक है, 2 से कब विभाजित होगा, 3 से कब विभाजित होगा, 5 से कब विभाजित होगा। यूँ तो विभाज्यता के बहुत सारे नियम होते हैं, 6 का भी होता है, 7 का भी होता है, 8 का भी होता है, लेकिन इतना हमें अभी जानने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ 2, 3 और 5 का पता होना चाहिए। बाकी हम धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी, जैसे जैसे हम धीरे धीरे हमको आता जाएगा समझ में। ठीक है, स्थानीय मान सारणी में भी आगे भी होता है। ठीक है, करोड़ के बाद में अरब, खरब, ठीक है, शंख तक होता है, लेकिन इतना हमको नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ करोड़ तक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय अंकन पद्धति। भारतीय अंकन पद्धति में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्थानीय मान सारणी से। स्थानीय मान सारणी, स्थानीय मान सारणी को ही भारतीय अंकन पद्धति में शामिल किया जाता है। ठीक है, स्थानीय मान सारणी। स्थानीय मान जो सारणी होती है उसमें 4 घर होते हैं। कितने होते हैं? 4 घर। ठीक है, एक, 2, 3 और 4। ठीक है, स्थानीय मान सारणी में 4 घर होते हैं। ठीक है, 4 घर में पहला जो होता है वो होता है इकाई का। दूसरा है हजार का। तीसरा जो होता है वो होता है लाख का, और फिर होता है करोड़ का। ठीक है, कौन कौन से 4 घर होते हैं? इकाई, हजार, लाख और करोड़। ठीक है, जो इकाई का घर होता है इसमें 3 कमरे होते हैं। कितने होते हैं? 3 कमरे। इकाई, ढाई, सैकड़ा। ठीक है, हजार में 2 कमरे होते हैं। हजार का जो घर है उसमें 2 कमरे होते हैं। एक होता है 1000 का, एक होता है 10,000 का।
लाख में भी 2 कमरे होते हैं, एक होता है लाख का, एक होता है 10 लाख का। करोड़ में भी 2 होते हैं, करोड़ और 10 करोड़। ठीक है। स्थानीमान सारणी में जो घर होते हैं वो कितने होते हैं? 4, इकाई, हजार, लाख और करोड़। और इन घरों के अंदर क्या होते हैं? कमरे होते हैं। जैसे इकाई के घर में कितने कमरे हैं? तो 3 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। हजार में 2 है, हजार, 10,000, लाख में 2 है, लाख, 10 लाख, करोड़ में भी 2 है, करोड़ और 10 करोड़। ठीक है। तो स्थानीमान सारणी का जो हम उपयोग है वो संख्याओं को पढ़ने के लिए करते हैं। ठीक, जैसे ये एक संख्या है, ठीक है, ये क्या है आपके सामने? एक संख्या है। अब आपको इस संख्या को पढ़ना है, तो इस संख्या को पढ़ने के लिए हम स्थानीमान सारणी का उपयोग करते हैं। तो हमारी स्थानीमान सारणी के अनुसार सबसे पहले कौन सा घर होता है? इकाई का। इकाई के घर में कितने अंक है? 3, 1, 2, 3। तो हम 3 अंकों को छोड़ देते पीछे से। ठीक है, ये हो गया इकाई के घर में। ठीक, फिर हमारा किसका नंबर है? हजार। हजार में क्या है? हजार और 10,000। तो हम 2 अंकों को छोड़ देते हैं। ठीक, फिर क्या है? लाख और 10 लाख। फिर हम 2 अंकों को छोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा, इसको हमने क्या कर दिया है? विभाजित कर दिया है। ठीक है। अब यदि हम स्थानीमान सारणी में इसका मान रखते हैं, देखिए ये यहाँ पे आएगा 9 पीछे से। ठीक है, यहाँ पे आएगा 3, ये 1, ये 6, ये 5, 4, 8, 3 और 2। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस संख्या को पढ़ना है। जो सबसे आखिरी का अंक होता है उससे हम क्या बोलते हैं? इकाई का अंक। ठीक है, जो सबसे आखिरी का अंक वो होता है वो क्या होता है? इकाई का। हमने कल सम और विषम संख्या पढ़ी थी, उसमें मैंने बोला था कि जो सबसे आखिरी का अंक होता है वो हमारा क्या होता है? इकाई का अंक। ठीक है, और इसी के आधार पर हम सम विषम संख्याओं की क्या करते हैं? पहचान करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे आखिरी का जो अंक है 9, ये क्या हो जाएगा हमारा? इकाई का। ठीक है, इकाई का क्यों है? क्योंकि इकाई के घर में, इकाई के कमरे में है ये 9। ठीक है, जो 3 है, ठीक है, वो कौन सा अंक है? दहाई के अंक है। ठीक, जो 1 है वो किसके स्थान पे है? सैकड़ा के स्थान पे है। दहाई का मतलब होता है 10। ठीक है, दहाई का मतलब क्या होता है? 10। मतलब जो 3 की वैल्यू है वो 30 के बराबर है। ठीक है, सैकड़े का मतलब होता है 100। सैकड़ा मतलब होता है 100। ठीक है, और इकाई, इकाई का जो मतलब होता है वो क्या होता है? 1। इकाई का मतलब होता है 1। ठीक है, जैसे आपने कभी सुना होगा कि इतने इकाई ले आना। ठीक है, तो जो इकाई होता है उसका मान 1 होता है, और इसको किसी भी मतलब वस्तु को गिनती करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे 10 इकाई ले आना, मतलब उसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब होता है 10, ठीक, और सैकड़े का मतलब होता है 100। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो हम जब भी संख्या को लिखते हैं या उसको पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि उसको सबसे आखिरी में कितने अंकों को छोड़ देना है? हमको 3 अंकों को लेना। ठीक है, पढ़ते समय कोमा जो लगाएंगे हम पीछे से लगाएंगे। पहले 1, 2 और 3 अंकों को हमने छोड़ दिया, फिर कोमा लगा लिया। उसके बाद हमको 2 अंकों को छोड़ते जाना और कोमा लगाते जाना है। ठीक है, पर कोमा हमेशा पीछे से ही लगेगा। ठीक है, आगे से नहीं लगाना, 3 आगे से नहीं, पीछे से लगेगा हमेशा। पीछे हमको 3 अंकों को छोड़ना है। पहला जो अंक होता है ये हमेशा इकाई का होता है, दूसरा दहाई का होता है, तीसरे सैकड़े का होता है। ठीक है, तो इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब होता है 10 और सैकड़े का मतलब होता है 100। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हजार का घर में। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? अब मान लो इतना ही है ये। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ते हैं हम? इसको पढ़ते हैं 100
139। ठीक है, अब ये 6 के घर में है, 1000 के घर में है, तो ये क्या हो जाएगा 6000। ये 10 के घर में है, 10,000 के घर में है, तो ये हमारा है 50,000। 50,000 और 6000 कितने हो गए टोटल 56,000। तो हम इसको क्या पढ़ते हैं 56,000। इसी प्रकार लाख और करोड़, ठीक है, तो हम किसको क्या पढ़ते हैं 23,84,56,139। ठीक है, हो गया। क्या पढ़ते हैं 23 करोड़, क्योंकि ये करोड़ का घर में, यहाँ से देखेंगे हम, देखो अब कैसे इकाई, हजार, लाख और करोड़, तो यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे हमको पता चल गया ये कहाँ पे आ रहा है करोड़, तो करोड़ से स्टार्टिंग करेंगे। 23,84,56,139। ये जो यहाँ पे होता है तीसरा अंक, इसको 100 के रूप में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मान सैकड़ा के बराबर है। सैकड़ा का मतलब होता है 100। ठीक, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं 100 के रूप में पढ़ते हैं। अब अगली संख्या ये लिख लेना, इकाई का मतलब होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब होता है 10 और सैकड़े का मतलब होता है 100। जो सबसे आखिरी का अंक होता है वो क्या होता है हमारा इकाई का अंक। अच्छा, इकाई, दहाई और सैकड़ा, हजार, 10,000 पता क्यों होना चाहिए? क्योंकि इनका उपयोग हम जब निकटतम मान या अंकित मान, स्थानीय मान पढ़ते हैं तो उनके प्रश्नों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगली संख्या अब इसको पढ़ना है। इसको पढ़ने के लिए क्या करेंगे हम, पीछे 3 अंकों को छोड़ दिया हमने, ठीक है, फिर 2 अंकों को छोड़ दिया हमने, फिर 2 अंकों को छोड़ दिया हमने, ये पढ़ लिया। ये इकाई का घर है, ये इकाई का है, ठीक, ये हजार का है, ये लाख का है और ये करोड़ का है। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे इसको 83,14,12,194। यहाँ जो अंक होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं 100 पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ एक है तो हमने क्या पढ़ा, ठीक है 194। ठीक है, आई थिंक ये आ गया होगा आपको पढ़ना। मैं और एग्जांपल दे देता हूँ इसके। चलो इसको पढ़ते हैं हम। सबसे पहले क्या करते हैं 3 अंकों को छोड़ देंगे, 2 अंकों को छोड़ देंगे और फिर 2 को, लास्ट में 1 अंक रहेगा तो चलेगा, ठीक है। लेकिन हमको पीछे से कैसे चलना, 3 अंकों को छोड़ना है, 2 अंकों को छोड़ना है, 2 को छोड़ना है, फिर 2 को छोड़ना। अगर नहीं बच रहा है तो ठीक है, 1 ही रहेगा। क्या पढ़ेंगे हम, ये इकाई, हजार, लाख और ये करोड़, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं पूरा 1 करोड़। ठीक है, इसमें हम बना लेंगे, पीछे से 3 अंकों को हमने छोड़ दिया है, ठीक है, फिर 2 अंकों को छोड़ दिया और फिर 2 अंकों को छोड़ दिया। क्या पढ़ेंगे इसको 12, देखिए इकाई, हजार, लाख और करोड़ के घर में, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम 12,56,300। अब बीच में क्योंकि देखो 2 जीरो होता है, 2 जीरो को तो हम कुछ पढ़ ही नहीं सकते, जीरो का मतलब ही कुछ नहीं होता है, तो हम 2 जीरो को नहीं पढ़ सकते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे डायरेक्ट 12,56,300। ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है कि 12 करोड़, ठीक है, जीरो ला के ऐसा नहीं हो सकता। क्या पढ़ेंगे इसको हम 12,56,300। ठीक है, अगली वाली संख्या क्या करेंगे हम, 3 अंकों को पीछे से छोड़ देंगे तो फिर 2 को छोड़ते जाएंगे। अब ये कौन सा घर है, इकाई, हजार, लाख और करोड़, पढ़ेंगे इसको 19,42,20,591। ठीक है, आगे स्पष्ट। चलो, मुझे लग रहा है कि आपको क्या करना है, ये उतार लेना, ठीक है, और ये याद होना चाहिए कि पहला इकाई का है, दूसरा हजार का है, तीसरा लाख का है और चौथा करोड़ का है। हम जब संख्या को पढ़ते हैं तो पीछे 3 अंकों को छोड़ देते हैं, ठीक है, फिर 2-2 के जोड़े बना लेते हैं, फिर हम पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, कौन सा किस घर में आ रहा है उस घर के हिसाब से हम इसको क्या करते हैं पढ़ते हैं। ठीक है, और संख्या को पढ़ लीजिए आप। चलो अब इसको क्या पढ़ेंगे हम, 3 कमरे छोड़ दी, 3, ठीक है, 3 अंकों को पीछे छोड़ दिया,
फिर दो दो को छोड़ दिया। पढ़ो इकाई, हज़ार, लाख, क्या लिखा है ये 20 लाख लिखा हुआ है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम। 3 अंकों को हमने छोड़ दिया पीछे। ठीक है, फिर 2 अंक, क्या इकाई और हज़ार, तो 23,456। इसको क्या पढ़ेंगे हम, 3 अंकों को पीछे छोड़ दिया, फिर 2 अंक, 12,164। ठीक है। अच्छा, एक बात हो रही, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1,215, लेकिन हम अधिकतम क्या करते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, 1215 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम, इसको 1215 पढ़ते हैं। ठीक है, और सामान्य बोलचाल की भाषा में भी इसी का उपयोग किया जाता है कि 1200 रुपये, 1500 रुपये। ठीक है, लेकिन ये स्थानीय मान सारणी के अंतर्गत क्या होता है, गलत होता है। स्थानीय मान सारणी के अनुसार ही पढ़ना है हमको। क्या क्या पढ़ेंगे हम, इसको इकाई, हज़ार, 1,215 पढ़ना है, ना कि इसको क्या पढ़ना है 1215। ठीक है, क्योंकि हम 1215 लिखेंगे कैसे, फिर हमने बोल तो दिया 1215, लेकिन 1215 कैसे लिखेंगे, क्योंकि फिर स्थानीय मान सारणी में हमारे क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। इसलिए हम इसको 1215 नहीं पढ़ के क्या पढ़ते हैं, हम उसको 1,215 पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये है, तो इसको 1500 नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं 1,500 पढ़ते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि स्थानीय मान सारणी में हम पीछे 3 अंकों को छोड़ते, जो कि इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है। हम अगर 1500 पढ़ेंगे तो फिर हमको क्या होगा, 2 अंकों को छोड़ना होगा। लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में इन्हीं का उपयोग किया जाता है, 1500, 2000। ठीक है, इनका उपयोग नहीं किया जाता है। आ गई बात समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको 1215 यूँ तो पढ़ सकते हैं, लेकिन स्थानीय मान सारणी के अंतर्गत फिर इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, फिर वही प्रॉब्लम आएगी, 11,1111 को कैसे लिखेंगे, तो वो स्थानीय मान सारणी में नहीं आएगा। ठीक है, उसको सब फिर क्या हो जाएगा, उसको स्थानीय मान सारणी में हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे हम 1,215। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्थानीय मान सारणी। अब संख्या को हम क्या कर सकते हैं, स्थानीय मान सारणी का उपयोग। देखो, स्थानीय मान सारणी का उपयोग सिर्फ इतना है कि आप संख्या को, अंकों को शब्दों में लिख सकते हैं और शब्दों से उसको अंकों में लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको उतार लेना है स्थानीय मान सारणी। फिर अगला कौन सा है हमारा, अगला है अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में क्या हमारा अंतर्राष्ट्रीय, देखिए इसमें लाख और करोड़ का कॉन्सेप्ट नहीं होता है अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में। इसमें होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ठीक है, फिर आ जाएगा मिलियन से स्टार्टिंग हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या नहीं होता है, लाख और करोड़ नहीं होता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, सिर्फ इतना जानना है कि देखो मैंने एक संख्या लिखी, ठीक है, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में 3-3 अंकों को छोड़ते जाना, शुरुआत से ही 3 अंकों को छोड़ देना है बस। ये आगे जहाँ तक भी जाएगा, ठीक है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, तो 3-3 अंकों को ही हम छोड़ते जाते हैं। इसमें 2 अंकों का कॉन्सेप्ट नहीं है, पीछे भी 3 अंक, फिर 3 अंक, फिर 3 अंक। ठीक है, अब इसको पढ़ते क्या हैं, तो देखिए तीनों तो वही है, ये हमारा इकाई का है, ठीक, ये हमारा दहाई का है और ये हमारा हज़ार का है। ठीक है, तो इसको जो हम पढ़ेंगे तो वो क्या पढ़ेंगे, 134 ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये इकाई का है, ये दहाई का है और ये सैकड़े का है। काय का है, सैकड़े का है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 134। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था, इसको हज़ार, ठीक है, 10,000 और इसमें 100,000 तक होता है। ठीक है, अब ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे 564,000। क्या हो जाएगा, ये हमारा हज़ार और ये हो जाएगा हमारा मिलियन। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब ठीक है, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि इकाई का घर है पूरा। किसका घर है, इकाई का।
ठीक है। 3 अंक तो वही हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति रहो चाहे वो भारतीय अंकन पद्धति या हमारी स्थानीय मान सारणी रहो, 3 अंक तो ऐसे ही रहेंगे हमारे। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, 3-3 अंक ही लेते जाते हैं, आगे भी 3 अंक, फिर 3 अंक, फिर 3 अंक, ऐसे चलता रहता है। ठीक है। लेकिन हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इसकी, मिलियन तक ही हमको पता होना चाहिए, बहुत इतना। तो इसमें इसको क्या पढ़ेंगे 134, इसको पढ़ेंगे 564,000। क्या पढ़ेंगे इसको हम 564,000। जबकि हम भारतीय अंकन पद्धति पढ़ रहे थे तो उसमें सिर्फ हम 2 अंक को ही पढ़ रहे थे। ठीक है। जैसे 50,000, 60,000, ठीक है, 75,000, और जैसे 100,000 जाता है तो 1 लाख बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 3 अंकों तक चलता है। ठीक है। यानी कि 999,000 तक हो सकता है इसमें। ठीक है। और ये हो जाता है मिलियन। ठीक है। ये कितना लिखा है, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, इकाई, हजार और मिलियन। ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे 234,564,134। ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में पढ़ा जाता है। ठीक है। आप ये भी लिख लिए 10 लाख बराबर 1 मिलियन। 1 मिलियन। ठीक है। 10 लाख में कितनी जीरो होती है, देखिए हो गया क्या, इकाई, हजार, लाख नहीं, ये हो गया। देखिए कितनी जीरो होती है, 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो। ठीक है। इकाई, हजार, लाख, तो 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन। ठीक है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात करेंगे तो 3 अंक और ये 3 अंक, ये हो गया इकाई का, ये हो गया हजार का, और ये क्या आ गया, मिलियन। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, 1 मिलियन। तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। देखो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि 1 मिलियन में होता है 10 लाख। ठीक है। जैसे यूट्यूब जो चलता है वो मिलियन में चलता है। ठीक है। उसमें आप हमेशा देखते हैं के का उपयोग 1000 के लिए किया जाता है। ठीक है। के का उपयोग किसके लिए किया जाता है, 1000 के लिए। जैसे आप यूट्यूब पे भी देखेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है मतलब 273,000। ठीक है। क्या देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 273 के का मतलब होता है 1000। ठीक है। तो हम अगर हमारी भारतीय पद्धति में इसको बदलेंगे तो क्या लिख देंगे, 203, के की जगह 3 जीरो। ठीक है। हम क्या करेंगे, पीछे से 3 अंक, फिर पीछे से, ये लिखा है हमारे अनुसार 2,73,000। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसको कैसे लिखा जाता है, 273 के का मतलब होता है 1000। ठीक है। के का मतलब क्या होता है, 1000। आप यूट्यूब में भी देखेंगे। ठीक है। हो गया स्पष्ट, 273 के का मतलब होता है 1000। और इसको अगर हम भारतीय पद्धति में पढ़ना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारा, 2,73,000। और 10 लाख में कितने मिलियन होते हैं, तो 10 लाख में 1 मिलियन होता है, और 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं। ठीक। आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए, इतना अगर आपको पता है तो बहुत है कि 10 लाख में 1 मिलियन होता है। ठीक। ये हो गए हमारी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। के का मतलब होता है हमेशा 1000 होता है। चलो अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है। जिसको आपको क्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पढ़ना है। ठीक है। अब चलो कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, 3 अंक छोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, 3 अंक 3 अंक, कितना लिखा हुआ है, इकाई, हजार और मिलियन। 10 मिलियन 56,241। ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, 135 मिलियन। ठीक है। 764,312। इसको पढ़ लेते हैं हम। ठीक। क्या लिखा है, इकाई, हजार और मिलियन। 10 मिलियन 56,234। ठीक है। इसको हम देख लेंगे, क्या लिखा है, 900 मिलियन 561,956। इसको पढ़ेंगे हम, क्या लिखा हुआ, 230,000। ठीक। इसको इकाई, हजार और मिलियन, 1,340,056। ठीक है। इसके क्या हो गए, कुछ उदाहरण हो गए, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को पढ़ने के लिए।
अब हम आगे बात करेंगे कुछ विभाज्यता के नियम। दो से, 3 से और 5 से, ठीक है। देखो हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ 3 अंकों का ही हमको ज्ञान होगा तो बहुत है। हम धीरे धीरे क्या होगी कि जब हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी तो उसमें क्या कि हमको फिर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, हाँ ये 4 से जाएगा, ये 6 से जाएगा, ये 8 से जाएगा। और अधिकतम जो विभाज्यता का नियम है उसमें हमको भाग लगाने का काम इन्हीं 3 अंकों से ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, बाकी अंकों से ज़्यादा नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 2 से किसी संख्या में कब भाग लगेगा? विभाज्यता का नियम मतलब कुछ नहीं होता है, ये कहना चाहता है कि किसी भी संख्या में जब आप 2 से भाग लगाओगे तो कब लगेगा। तो बहुत ही सिंपल है कि यदि संख्या सम, यदि, ठीक है, सम संख्या है, ठीक है, यदि संख्या क्या हो, तो यदि संख्या जो है वो सम है तो उसमें 2 से पूरा भाग जाता है, ठीक है। सम संख्या, अगर कोई, ठीक है, विद्यार्थी डायरेक्ट ये देख रहा है ये लेक्चर, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो पिछला वाला लेक्चर देख ले, पार्ट 1, ये आज पार्ट 2 है, उसमें मैंने सब समझा रखा है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, ठीक है। तो ठीक है, फिर भी मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार कि सम संख्या वह होती है जिसके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह सम संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे मान लो ये लिखा है ये, तो क्या इसमें 2 से पूरा भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल 2 से पूरा भाग जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि संख्या क्या है, ये सम है, क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या है 4। अब आपको तो पता चल गया ये इकाई का स्थान है, ये दहाई है और ये सैकड़ा का। इसको पढ़ भी सकते हैं हम 234, क्योंकि संख्या सम है इसलिए उसमें 2 से भाग जाता है। क्या इसमें 2 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये विषम संख्या है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 5, इसलिए इसमें भाग नहीं जाएगा। क्या इसमें भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्यों? क्योंकि सम संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार सभी सम संख्या में, चाहे वो कितनी ही बड़ी हो, यदि वो सम है तो उसमें 2 से पूरा भाग जाता है। और किसी भी संख्या में जब हम 2 से पूरा भाग लगाते हैं तो वो संख्या हमेशा आधी हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मान लो 500 में मैं 2 से भाग लगाता हूँ तो ये कितने आएगा? इससे भाग नहीं लगाना आपको कि 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, नहीं। आपको 2 से किसी भी संख्या में भाग लगाना है तो उसका आपको आधा कर देना है, और 2 से यदि किसी संख्या में गुणा करना है तो उसका डबल कर देना है, ठीक है। किसी भी संख्या में जब हम 2 से भाग लगाते हैं तो कितना हो जाता है? आधा हो जाता है, ठीक है। तो सम संख्या में हमेशा 2 से भाग जाएगा, ठीक। यदि संख्या क्या हो? सम हो, तो उसमें क्या जाएगा? 2 से भाग जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं हम कौन सा, एक और संख्या देख लेते हैं। क्या संख्या सम है? बिल्कुल संख्या सम है। क्यों? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 6 है, तो इसमें भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 2 से अगर आप भाग लगाएंगे तो इसमें पूरा भाग जाता है, ठीक है। अब जब हम 3 की बात करते हैं, अब 3 में ऐसा नहीं कर लेना कि सम संख्या तो ये, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। विषम संख्या है तो ऐसा नहीं कि 3 से पूरा भाग चला जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो 3 से किसी संख्या में पूरा भाग कब जाएगा? यदि अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। मतलब जो संख्या दे रखी है, ठीक है, उसके जो अंकों का योग है, यदि वो हमने किया और उसमें 3 का भाग पूरा जाता है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होती हैं, ठीक है। हम सामान्य उदाहरण ले लेते हैं 312, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि हाँ इसमें 3 से पूरा भाग जाएगा, 3 का 3, 3 चौक 12। तो देखो इसको कैसे है कि बड़ी संख्या में इसको कैसे अप्लाई करते हैं। 3 और 1 कितना हो गया? 4। 3 और 1 कितना हो गया? 4। 4 और 2 कितना हो गया? 6। अंकों का योग कितना आ गया हमारे पास? 6। तो क्या 6 में 3 से भाग जाता है?
तो क्योंकि 6 में 3 से भाग चला जाएगा, इसलिए इस संख्या में भी 3 से पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, ये तो हो गई छोटी संख्या। बड़ी संख्या लेके देख लेते हैं हम। चलो इसको देखेंगे हम। चलो करें, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 6 28। अंकों का योग कितना आ रहा है? 28 आ रहा है। क्या 28 में 28 से जाएगा, 3 से भाग लगाएंगे तो 28 में पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। मतलब ये संख्या जो है इसमें 3 से भाग नहीं जाएगा। जब आप 3 से भाग लगाते हैं तो कुछ ना कुछ शेषफल बचता है, यानी कि हमारा जो शेषफल है वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अंकों का योग यदि जो अंक है टोटल उनका योग यदि 3 से भाग चला जाता है तो उस संख्या में भी 3 से पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो हम अंक को जोड़ के 3 से भाग लगा देते हैं। यदि भाग पूरा जाता है तो हम उसमें 3 से डिवाइडेड करते हैं, अन्यथा 3 को छोड़ देते हैं। ठीक है, 5 का बहुत ही सिंपल है। यदि इकाई के स्थान पे क्या हो, ठीक है, इकाई के स्थान पर, ठीक है, इकाई के स्थान पे 2 हो, यदि 0 हो और 5 हो तो उसमें पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, चाहे कौन सी भी संख्या हो, चाहे कितनी ही बड़ी संख्या हो, यदि 0 दिखा है तो पूरा भाग जाएगा। यदि इकाई के स्थान पे 0 या 5 हो तो उस संख्या में 5 से पूरा भाग जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2, 3 और 5 से विभाज्यता के नियम। क्या है? 2 से संख्या सम है तो 2 से पूरा भाग जाता है। ठीक है, 3 से विभाज्यता का क्या नियम है कि यदि अंकों का योग 3 से भाग लगाते हैं, ठीक है, अंकों का योग करके यदि उसमें 3 से भाग लगाते हैं और वह यदि वो भाग पूरा चला जाता है तो उस संख्या में भी 3 से भाग चला जाएगा। 5 से विभाज्यता के क्या नियम है? 5 से विभाज्यता का सिंपल सा नियम है कि यदि इकाई के स्थान पे 0 या 5 होता है तो उसमें 5 से पूरा भाग जाता है। ठीक है, देखो 5 से तभी भाग जाएगा जब क्या हो? 0 5 हो। दूसरा अंक अगर इकाई के स्थान पे हुआ तो नहीं जाएगा। इस स्थिति में इसमें भाग नहीं जाएगा। ठीक है, ये क्या लिखा है? 56 5653। तो इस स्थिति में इसमें 5 से भाग नहीं जाता है। 5 से भाग लगाने के लिए या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, इसमें इकाई के स्थान पे, और 0 तो हमारा सम संख्या भी आता है, तो अगर 0 दिखाए तो आप 5 से भी भाग लगा सकते हैं और आप 2 से भी उसमें भाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो हो जाता है हमारे क्या? विभाज्यता के नियम। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये उतार लेना आप, ठीक है, नोट कर लेना कि इसमें 2 से भाग जाएगा। देखो हम ज़्यादा कठिन नहीं पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, चीज़ों को धीरे धीरे सरल करते जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा, 7 का नियम 8 का नियम, आप सब कुछ भूल जाएंगे। ठीक है, इससे अच्छा हम क्या है, धीरे धीरे चलेंगे। अब हमारे सामने 2 मान रखे हुए हैं, एक का नाम है अंकित मान और एक का नाम है स्थानीय मान। ठीक है, कितने मान दे रखे हैं उसने? 2 मान दे रखे हैं। अंकित मान और स्थानीय मान। ठीक है, अंकित मान का एक और नाम होता है जातीय मान, या हम इसे वास्तविक मान भी कहते हैं। ठीक है, अंकित मान, जातीय मान या स्थानीय मान। ठीक है, अंकित मान देखिए, ये एक संख्या लिखी हुई है। ठीक है, ठीक है, अंकित मान या स्थानीय मान में हमें क्या रहती है, एक संख्या रहती है, उसमें हमको किसी अंक का या किसी स्थान का मान बताना होता है। तो देखिए इसमें नाम से स्पष्ट क्या लिखा हुआ है? अंकित मान। अंकित मान का मतलब होता है अंक का मान, और इसमें पूछा है कि भाई 4 का अंकित मान बताइए। ठीक है, ये जो संख्या लिखी है 1345, इसमें आपको 4 का अंकित मान बताना है। तो जब 4 का अंकित मान क्या होगा? तो अंकित मान का मतलब होता है अंक का मान।
क्या मतलब होता है? अंकित मान का मतलब होता है अंक, ठीक है, अंक का मान। क्या अंक का मान कभी बदलता है? ठीक है, अगर ये 3 है तो क्या इसका मान अलग अलग स्थान पे होने पर बदल जाएगा? कि 1000 के स्थान पे होगा तो 3 हो जाएगा, क्या 10,000 के स्थान पे हो जाएगा तो 4 हो जाएगा? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। अंक का मान जो है वो हमेशा कैसा होता है? निश्चित होता है। ठीक है, अंक का मान हमेशा कैसा होता है? निश्चित होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? अंकित मान या जाति मान। जैसे 4 का उसने पूछा है कि एक संख्या है, इसमें आप 4 का अंकित मान बताइए, तो जो 4 का अंकित मान है वो हमेशा 4 ही रहेगा। ऐसा थोड़ी कि 4 का अंकित मान 5 हो जाएगा या उसका कुछ मान बदल जाएगा। भाई अंक का मान है 1 से 9 तक। ठीक है, अंक कितने होते हैं? अंक हमारे जो होते हैं वो 1 से 9 तक होते हैं। ठीक है, 1 से कहाँ तक होते हैं? 9 तक। तो 1 का मान अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, 9 है तो 9 ही रहेगा, 6 तो 6 ही रहेगा। उसमें अंक का मान थोड़ी बदल सकते हैं। वो चाहे किसी भी स्थान पे बैठा हो, चाहे वो इकाई के स्थान पे बैठा हो, चाहे वो दहाई के स्थान पे बैठा हो, चाहे वो 1000 के स्थान पे बैठा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ये यहाँ पे किस स्थान पे बैठा है भाई? दहाई के स्थान पे बैठा है। ठीक है, ये इकाई का, ये दहाई का, ये सैकड़ा, ये 1000। तो ये जो दहाई के स्थान पे चाहे बैठा हो तो क्या इसका मान बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। ठीक है, तो जो अंकित मान या जाति मान होता है, जो अंक का मान होता है, जो निश्चित होता है, बस वही होता है। ठीक है, तो मान लो कौन सी भी संख्या लिखी है, उसने पूछा 4 का अंकित मान 4, इसमें ही पूछ ले 3 का अंकित मान 3। ठीक है, ये उदाहरण हो गए हमारे। क्या हो गए? उदाहरण। ठीक है, एक और देख लो। बताओ भैया, इसमें 8 का अंकित मान क्या है? तो 8 का अंकित मान वही होगा, 8 ही होगा। उसमें थोड़ी बदल सकते कि यार 8 का अंकित मान ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछ ले कि 6 का अंकित मान, तो 6 का अंकित मान 6 ही होता है। अंकित मान कभी भी नहीं बदलता है। अंकित मान का तात्पर्य होता है अंक का मान, और जो अंक का मान है वही होता है, वो हमेशा निश्चित रहता है, कभी नहीं बदलता। 9 अगर रहे तो 9 ही रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्थानीय मान। देखो, स्थानीय मान नाम से पहले तो स्पष्ट है कि उस स्थान का मान बताना है। ठीक है, उदाहरण के लिए आपके सामने एक संख्या है, ये। अब उसने पूछा है कि 9 का स्थानीय मान बताओ। देखो, स्थानीय मान का तात्पर्य होता है कि उस स्थान का मान बताना है कि 9 किस स्थान पे है। अंकित मान में उसने अंक का मान पूछा है, क्योंकि अंक का मान निश्चित होता है। अब देखो, उसका स्थान बदल सकता है। मान लो ये अभी 9 किस स्थान पे है? सैकड़े के स्थान पे है। और मान लो मैं एक और संख्या लिख देता हूं, अब किस स्थान पे है? तो ये किस स्थान पे आ गया? 10,000 के स्थान पे आ गया। तो स्थानीय मान हमेशा क्या रहता है? बदलता रहता है। किसी भी अंक का स्थानीय मान हमेशा क्या रहता है? बदलता रहता है। भाई इसमें किस स्थान पे? तो इसमें सैकड़े के स्थान पे है। इसमें किस स्थान पे है? इसमें जो है 10,000 के स्थान पे है। इसीलिए स्थानीय मान भी क्या होता है? बदलता रहता है। ठीक है, तो अब इसमें पूछा है कि भाई 9 का स्थानीय मान क्या आएगा? तो जो 9 का स्थानीय मान है वो 9 किस नंबर पे है? सैकड़े के स्थान पे। तो आपको 9 लिखना है, उसके बाद कितने अंक है उतनी जीरो लगा देना। 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दी। ये उस स्थान का 9 का स्थानीय मान 900 हो गया, कि मतलब वो 9 किस स्थान पे है? तो वो 900वें नंबर पर है। ठीक है, स्थानीय मान का तात्पर्य यही होता है। इसे में पूछ ले कि 4 का स्थानीय मान, तो 4 लिख के कितने हैं पीछे? 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दी। अच्छा, आगे के अंकों से हमें कोई मतलब नहीं होता स्थानीय मान में। ठीक है, ये उदाहरण हो गया। एक और देख लीजिए। इस स्थान में 5 का स्थानीय मान बताना आपको, तो 5 का क्या हो जाएगा? 5 लिख के कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दी। ये 5 का क्या हो गया? स्थानीय मान हो गया। ठीक है, इसमें 9 का पूछ ले तो 9 जीरो। अच्छा, ये तो हो गया बीच वाली संख्याओं का स्थानीय मान। यदि वो 4 का स्थानीय मान पूछ लेता है कि बताइए इस संख्या में 4 का क्या स्थानीय मान होगा, तो जो 4 का स्थानीय मान 4 ही रहेगा। ठीक है, इकाई का स्थानीय मान क्या होता है? भाई इकाई रहता है, वो इकाई के स्थान पे तो इकाई के स्थान पे रहेगा ना। ठीक है, 6 अगर है तो 6 ही है। इसमें अगर 6 का स्थानीय मान क्या है? तो 6 का स्थानीय मान 6 ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, किसी मान लो एक संख्या है, एक और संख्या बता देता हूँ। ये एक संख्या है,
अब इसमें उसने पूछा है जीरो का स्थानीय मान क्या है, तो जीरो ही रहेगा। अगर बात समझ में, जीरो का स्थानीय मान क्या रहेगा, तो जीरो का स्थानीय मान जीरो ही रहता है। ठीक है, उसमें कोई मतलब नहीं कोई जीरो किस नंबर पे हो, जीरो का स्थानीय मान जीरो ही रहेगा। अंकित मान और स्थानीय मान में एक बात कॉमन है, कौन सी, कि जो इकाई के स्थान पे जो अंक होता है उसका स्थानीय मान और अंकित मान समान होता है। ठीक है, इकाई के स्थान पे अंक वाला। ठीक है, कौन सा, जैसे मैंने एक संख्या लिख दी, मैं पूछूंगा कि 7 का स्थानीय मान 7, 7 का अंकित मान 7, तो जो इकाई के स्थान पे जो होता है अंक उसका स्थानीय मान और अंकित मान हमेशा समान होता है और एक जीरो का होता है। ठीक है, मैं जैसे इस संख्या में पूछूंगा कि जीरो, ठीक है, मान लो मैं हम क्या करते हैं इसमें जीरो को भी शामिल कर लेते हैं। चलो बताइए, जीरो का स्थानीय मान जीरो, जीरो का अंकित मान जीरो, बदला कुछ नहीं बदला। अच्छा, 7 का स्थानीय मान 7, 7 का अंकित मान 7, कुछ भी नहीं बदला। तो इकाई के स्थान का हमेशा अंकित मान और स्थानीय मान कभी नहीं बदलता है, और जो जीरो होता है उस स्थान का भी मान हमेशा नहीं बदलता है। वो अंकित मान और स्थानीय मान दोनों में ये क्या होती है, सिमिलरिटी होती है, समानता होती है दोनों में, कि जीरो का अंकित मान स्थानीय मान समान होता है और जो इकाई के स्थान पे होता है उस अंक का स्थानीय मान और अंकित मान समान होता है। ठीक है, हो गया क्लियर अंकित मान और स्थानीय मान। ठीक है, तो आज हम क्लास को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, आज हमने पढ़ा भारतीय अंकन पद्धति जिसमें 4 घर होते हैं, इकाई, हजार, लाख और करोड़। अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में क्या होता है, हमने 3 अंक पे छोड़े थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। फिर हजार में भी 3 होते हैं, मिलियन में भी 3 होते हैं। ठीक, विभाज्यता के नियम ने हमें पढ़ा 2, 3 और 5। 2 से कब विभाज्य होगा, जब संख्या सम होती हैं तो वह 2 से विभाजित होती हैं। 3 से कब होगा, जब उस संख्या के अंकों का योग भी 3 से विभाज्य है तो वहाँ 3 से विभाज्य होगा। 5 से कब होगा, जब इकाई के स्थान पे यदि 5 या 0 हो तो इकाई से विभाजित होता है 5 से। अंकित मान क्या होता है, किसी अंक का मान ही अंकित मान कहलाता है। अंकित मान का एक और नाम जाति मान होता है और ये कभी नहीं बदलता है, जो निश्चित है वही होता है। स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान मतलब किसी स्थान का मान, किसी संख्या में किसी अंक के स्थान का मान जो रहता है वो हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, वो कभी इकाई के स्थान पे हो सकता है, कभी दहाई के स्थान पे हो सकता है। फिर दोनों में अगर समानता की बात करें कि स्थानीय मान और अंकित मान में क्या समानता है, तो यहाँ से फिर 2 समानता हमने देखी है। क्या है कि जो जीरो का स्थानीय मान या अंकित मान हमेशा समान होता है, उसका अंकित मान भी 0 रहता है, उसका स्थानीय मान भी 0 रहता है। इसके अलावा जो इकाई का अंक होता है, ठीक है, उसका भी अंकित मान भी समान रहता है और उसका स्थानीय मान भी समान रहता है। ठीक है, तो हो जाती है हमारी क्या हो जाता है, कंप्लीट। ठीक है, अभी संख्या पद्धति का भी एक को अगला लेक्चर और आएगा। ठीक है, एक लेक्चर और रहेगा शायद इसका, उसमें हम और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें हम सवालों को हल करेंगे। ठीक है, हमने जो भी सीखा है। ठीक है, अब ठीक है, अब आपको कुछ घर से करके लाना है। ठीक है, मैं कुछ यहाँ पे दे देता हूँ। देखिए, इनको क्या करना है कि शब्दों में लिखना है आपको। ठीक है, शब्दों में लिखना है। ठीक है, दोनों पद्धति में। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, उनको आपको दोनों पद्धति में क्या करना है, भारतीय अंकन पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में उनको शब्दों में लिखना है। ठीक है, इसके अलावा ठीक है मैं साफ कर देता हूँ। देखिए क्या करना है कि मैं एक सवाल दे रहा हूँ, आपको समझ लेना पहले। ठीक है, इसमें मैं जिन अंकों पे अंडरलाइन करता हूँ ये, तो उसका आपको स्थानीय मान भी निकालना है, उस अंक का अंकित मान भी निकालना है। ठीक है, इस पूरी संख्या को शब्दों में लिखना है। ठीक है, स्थानीय मान सारणी के अनुसार, यानी भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति के अनुसार। ठीक है, और फिर इसमें ये चेक करना है कि 2 से भाग जाएगा
3 से जाएगा या 5 से जाएगा। मतलब आज हमने जो भी कुछ सीखा है वो सभी अप्लाई करना है इन सभी पे, ठीक है। क्या करना, पहले अंकों में शब्दों में लिख देना है आपको स्थानीयमान, ठीक है। स्थानीयमान सारणी का उपयोग करके भारतीय अंकन पद्धति में, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में मैं कुछ अंकों को अंडरलाइन करता जाऊँगा, उनका आपको अंकित मान, उनका स्थानीयमान आपको लिखना है, ठीक है। इसके अलावा उसमें चेक करना है कि 2 से विभाज्य है ये संख्या, 3 से है या 5 से है, ठीक। आपको इतना काम करना है, ये होमवर्क की तरह समझ लेना आप। ठीक है, तो ये कुछ सवाल है, ठीक है, मैंने समझा दिया है। आज हमने जो भी सीखा है वो सभी अप्लाई करना आपको, ठीक है। भारतीय अंकन पद्धति में, ठीक है, अंकों में, शब्दों में, भारतीय अंकन पद्धति में, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन है उनका क्या करना है आपको स्थानीय मान, अंकित मान, और फिर ये चेक करना है कि इसमें 2 से भाग जाएगा, 3 से जाएगा या 5 से जाएगा, ठीक है। इतना सा आपका काम है। थैंक यू। वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।